सीजी हिस्ट्री एंशिएंट पाषाणकालीन साक्ष्य। पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, छापामाड़ा, भावरखोल, गिधार, सोनबरसा। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, छापामाड़ा, भावरखोल, गिधार, सोनबरसा। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, छापामाड़ा, भावरखोल, गिधार, सोनबरसा। मध्य पाषाण काल का कालीपुर, राजपुर, कबरा पहाड़, गढ़धनौरा, गढ़चंदेला, खड़कघाट, घाटलोहांग, भातेवाड़ा। मध्य पाषाण काल कालीपुर, राजपुर, कबरा पहाड़, गढ़धनौरा, गढ़चंदेला, खड़कघाट, घाटलोहांग, भातेवाड़ा। फिर उसके बाद उत्तर पाषाण काल सिंघनपुर, महानदी घाटी, बोतलदा, धनपुर, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना। सिंघनपुर, महानदी घाटी, बोतलदा, धनपुर, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना। उसके बाद नवपाषाण काल अर्जुनी, टेरम, बोनटिला, चितवा डोंगरी। अर्जुनी, टेरम, बोनटिला, चितवा डोंगरी। फिर महापाषाण काल करीबदर, चिचारी, शोरर, करकाभाटा, धनोरा। करीबदर, चिचारी, शोरर, करकाभाटा, धनोरा। करीबदर, चिचारी, शोरर, करकाभाटा, धनोरा। छत्तीसगढ़ में शैल चीतों का सर्वप्रथम खोज एंडरसन द्वारा किया गया था 1910 में। फिर उसके बाद सिंघनपुर में हस्तचलित कुल्हाड़ियाँ मिली थी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका 1918 में सिंघनपुर के शैल चित्र प्रकाशित किए गए थे। एनसाइक्लोपीडिया इन ब्रिटेनिका में 1918 में सिंघनपुर के शैल चित्र प्रकाशित किए गए थे। कबरा पहाड़ से भी औजार मिले हैं और कांकेर के उड़कुड़ा, गोटीटोला और खैरखेड़ा फेमस है। कांकेर के उड़कुड़ा, गोटीटोला, खैरखेड़ा। उड़कुड़ा, गोटीटोला, खैरखेड़ा। उड़कुड़ा, खैरखेड़ा, उड़कुड़ा, खैरखेड़ा और एक गोटीटोला भी कांकेर का है। फिर उसके बाद वैदिक वैदिक के ऋग कालीन साक्ष्य छत्तीसगढ़ से नहीं मिले हैं क्योंकि एक्सपेंड नहीं हुआ था। फिर उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण जो है उसमें समुद्र का वर्णन है और कौशिकी ब्राह्मण में विंध्याचल का। शतपथ समुद्र, शतपथ समुद्र, कौशिकी विंध्याचल, कौशिकी विंध्याचल, शतपथ समुद्र, कौशिकी विंध्याचल। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को के उत्तरी भाग को दक्षिण कोशल और बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। दक्षिण कोशल, दंडकारण्य, दक्षिण कोशल, दंडकारण्य। रामायण दक्षिण कोशल, दंडकारण्य, रामायण दक्षिण कोशल, दंडकारण्य, रामायण दक्षिण कोशल, दंडकारण्य। महाभारत में प्राक कौशल और महाकांतार बोला जाता था। रामायण में द और द से स्टार्ट है। महाभारत में प्राक कौशल, महाकांतार, प्राक कौशल, महाकांतार, प्राक कौशल, महाकांतार, प्राक कौशल, महाकांतार। महाभारत में जितने पर्व हैं 18 पर्व बोले जाते हैं। उनमें से सभा पर्व में कौशल का वर्णन मिलता है। सभा पर्व कौशल, सभा कौशल, सभा कौशल। भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख चित्रोत्पला के रूप में किया गया। भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख चित्रोत्पला के रूप में किया गया। भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख चित्रोत्पला के रूप में किया गया। भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख चित्रोत्पला। वन पर्व में ताम्रध्वज का वर्णन है। वन पर्व में ताम्रध्वज का वर्णन है जिसका रिलेशन रतनपुर और आरंग से माना जाता है। महासमुंद के खल्लारी का वर्णन मिलता है जहाँ पर लाक्षागृह के साक्ष्य मिले। महासमुंद, खल्लारी, लाक्षागृह, महासमुंद, खल्लारी, लाक्षागृह। उसके बाद 6th सेंचुरी बीसी में बुद्ध काल माना जाता है। 6th सेंचुरी बीसी को बुद्ध काल माना जाता है। 6th सेंचुरी बीसी को बुद्ध काल माना जाता है। मौर्य काल, मौर्य काल में पाली और ब्राह्मी का यूज हुआ है। भाषा कौन सी थी? भाषा पाली थी, लिपि ब्राह्मी थी। मौर्य काल भाषा पाली, लिपि ब्राह्मी, भाषा पाली, लिपि ब्राह्मी। मौर्य काल के समय जोगीमारा में गुफा है जिसकी खोज कर्नल औसले ने की थी। जोगीमारा गुफा की खोज कर्नल औसले ने की थी। जोगीमारा गुफा, कर्नल औसले। सिक्के जो है मौर्यकालीन सिक्के जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और रायपुर से मिले हैं। जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर। जांजगीर चांपा में एटी, बीएस, एटीयू। एटी से अकलतरा ठठारी, बीएस से बार सारंगढ़, एटीयू से आरंग तारापुर उड़ेला, आरंग तारापुर उड़ेला, आरंग तारापुर उड़ेला। मौर्यकालीन सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं? जांजगीर चांपा, रायगढ़ और रायपुर। अकलतरा ठठारी, बार सारंगढ़, आरंग तारापुर उड़ेला, आरंग तारापुर उड़ेला। एटी, बीएस, एटीयू, एटी, बीएस, एटीयू। अकलतरा ठठारी, बार सारंगढ़, आरंग तारापुर उड़ेला। फिर सातवाहन कालीन, सातवाहन काल में भाषा जो प्राकृत यूज की जाती थी, पाली के बाद प्राकृत आता है तो सातवाहन काल में प्राकृत भाषा और लिपि ब्राह्मी। फिर सातवाहनों की राजधानी थी प्रतिष्ठान जिसको पैठान भी बोला जाता है। यह महाराष्ट्र का क्षेत्र है। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान, पैठान जो कि महाराष्ट्र में है। इसके समय अपीलक नामक शासक की मुद्राएं बालपुर और मल्हार से मिला है। बालपुर और मल्हार जिसके लिए बालमल यूज करते हैं। बालपुर रायगढ़ में है, मल्हार बिलासपुर में है। बालपुर, मल्हार, रायगढ़, बिलासपुर, बालमल, बालपुर, रायगढ़। कुमार वरदत्त श्री के गूंजी से प्राकृत भाषा के शिलालेख मिले। ऑब्वियस सी बात है, सातवाहन की भाषा क्या थी? प्राकृत थी, तो प्राकृत भाषा के शिलालेख मिले हैं जिसमें ब्राह्मणों को 1000 ग्राम गाय दान दिए हैं उसका वर्णन मिलता है। ब्राह्मणों को 1000 गाय दान देने का वर्णन कुमार वरदत्त श्री का मिला है जो कि सातवाहन कालीन शासक थे। वरदत्त गाय दान दिया, ये शॉर्ट ट्रिक टाइप का यूज करते हैं। वरदत्त गाय दान दिया, वरदत्त गाय दान दिया। कितने गाय? 1000 गाय। वरदत्त गाय दान दिया, वरदत्त गाय दान दिया। और उसके बाद ये जो शुंग वंश था, शुंग वंश में पुष्यभूति नामक शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी और देवभूति अंतिम शासक था। इस देवभूति को मारकर वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी और इस कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मन। इन सुशर्मन की मृत्यु करके
शिमुक नामक शासक ने सातवाहन की स्थापना की थी। शिमुक ने सुशर्मन को मारा था, जो कि कर्ण शासक था। कर्ण शासक की स्थापना वासुदेव ने की थी। वासुदेव के बाद अंतिम उसके शासक थे सुशर्मन। सुशर्मन के पास शिमुक आया, जो कि इसी शिमुक ने सातवाहन शासक की स्थापना की थी। उसके बाद काष्ठ स्तंभ मिलता है सातवाहन कालीन। काष्ठ स्तंभ 1921 में मिला है। कहाँ? जांजगीर चांपा के डभरा के किरारी से। 1921 जांजगीर चांपा डभरा किरारी। कर्मचारी व अधिकारियों के पद नाम लिखे हुए हैं इसमें। कर्मचारी व अधिकारियों के पद नाम लिखे हुए हैं। महंत घासीदास संग्रहालय में स्टोर किया गया है इसको। बिलासपुर में मल्हार बूढ़ी खार, मल्हार के पास जो बूढ़ी खार है बिलासपुर में, वहाँ से चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा मिली है। ये सातवाहन कालीन माना जाता है। बिलासपुर के मल्हार के बगल में बूढ़ी खार है, यही बूढ़ी खार से चतुर्भुज विष्णु मंदिर मिला है, जिसको सातवाहन कालीन माना जाता है। सातवाहन कालीन रोमन सिक्के मिले हैं बिलासपुर के चकरबेड़ा से। बिलासपुर के पास चकरबेड़ा से रोमन कालीन सिक्के मिले हैं। 5 मंजिला भव्य शंखाराम की स्थापना किए थे किंग ने। किसने? राजाओं ने 5 मंजिला शंखाराम की स्थापना किए थे। और टॉलमी नामक यात्री ने यात्रा की थी। ये कहाँ से था? मिस्र से था। टॉलमी कहाँ से यात्रा किया था? मिस्र से, जो कि सातवाहन कालीन में ट्रेवल किया था। कुषाण, कुषाण में रायगढ़ से तेलीकोटा से स्वर्ण सिक्के मिले हैं। रायगढ़ में तेलीकोटा से स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जिसे शाहू नामक एक ने पाया था। बिलासपुर से तांबे के सिक्के मिले हैं। बिलासपुर से तांबे के सिक्के, रायगढ़ से स्वर्ण सिक्के, जो कि तेलीकोटा से मिले हैं रायगढ़ के, और शाहू ने इसे खोजा था। उसके बाद वाकटक। वाकटक के समकालीन थे गुप्त और नल। गुप्त और नल। वाकटक शासकों के लिए हम लोग ट्रिक यूज करते हैं। विंध्य प्रविरु पृथ्वीरु प्राण पृथ्वीदेव शर्वहरि। वृंद प्रवरु पृथ्वीरु प्राण पृथ्वीदेव शर्वहरि। ठीक है, जिसमें विंध्य से विंध्य शक्ति, प्रव से प्रवरसेन, रु से रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वी से पृथ्वीसेन प्रथम, रु से रुद्रसेन द्वितीय, प्र से प्रवरसेन द्वितीय, न से नरेंद्र सेन, प्री से पृथ्वीसेन द्वितीय, देव से देवसेन, शर्व से शर्वसेन, हरि से हरिसेन। ये जो सारे थे, ये तीनों वत्स गुल्म शाखा से थे। वाकाटक की जो एक नई शाखा बनी थी वत्स गुल्म, उनसे थे कौन? देव शर्व हरि। देव शर्व हरि। विंध्य प्रवरु पृथ्वीरु प्राण पृथ्वीदेव शर्वहरि। विंध्य प्रवरु पृथ्वीरु प्राण पृथ्वीदेव शर्वहरि। विंध्य शक्ति कौन था? संस्थापक था इसका। प्रवरसेन प्रथम को छत्तीसगढ़ में संस्थापक माना जाता है वाकाटक वंश का। प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट की उपाधि धारण की थी और 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। किसने? प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे और सम्राट की उपाधि धारण की थी। छत्तीसगढ़ में संस्थापक प्रवरसेन प्रथम को माना जाता है। ये प्रवरसेन प्रथम का पुत्र गौतमी और शर्वसेन थे। ठीक है, और गौतमी के पुत्र रुद्रसेन प्रथम, ये जब शासक बनने लगा तो शर्वसेन, जो इसका चाचा था रुद्रसेन का, उसने इसके अंडर रहना स्वीकार नहीं किया और वत्स गुल्म शाखा की स्थापना की थी। वत्स गुल्म शाखा की स्थापना किसने की थी? शर्वसेन ने। और हरिसेन जो है इसका महान शासक माना जाता है। किसका? वत्स गुल्म शाखा का महान शासक कौन था? हरिसेन था। रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन प्रथम के समय समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया था और महेंद्र नामक किसी शासक को हराया था, और लेकिन हराने के बाद राज्य वापस कर दिया गया था। ये महेंद्र नामक जो शासक है, इसके बारे में कंफर्म पता नहीं चलता है और माना जाता है कि ये रुद्रसेन प्रथम जो है यही महेंद्र हो सकता है करके। पृथ्वीसेन प्रथम, ये पृथ्वीसेन प्रथम जो है इसको युधिष्ठिर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि दान पुण्य करता था। पृथ्वीसेन प्रथम युधिष्ठिर, पृथ्वीसेन प्रथम युधिष्ठिर। अब रुद्रसेन द्वितीय, ये रुद्रसेन द्वितीय जो था, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था। रुद्रसेन द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह किया था और इनके पुत्र 2 हुए थे, जिनमें से दिवाकर और दामोदर थे। रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती के पुत्र दिवाकर और दामोदर। और यही जो दिवाकर था, ये प्रवरसेन द्वितीय के नाम से शासन करना प्रारंभ करता है। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। राजधानी नंदीवर्धन से प्रवरपुर पवनार स्थानांतरित कर दी थी। इनके समय में, प्रवरसेन द्वितीय के समय में राजधानी नंदीवर्धन थी। नंदीवर्धन से ट्रांसफर करके प्रवरपुर पवनार को बना दिया था नया राजधानी। नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन नल शासक, भवदत्त वर्मन के साथ युद्ध हुआ था और भवदत्त जीत गया था। नल शासक भवदत्त के साथ लड़ाई हुई थी, जिसमें भवदत्त जीत गया था। भवदत्त ने आक्रमण किया था नरेंद्र सेन पर और भवदत्त जीत गया था। इसका बदला लेने के लिए पृथ्वीसेन द्वितीय जो था, इसने नलवंशी शासक पृथ्वीसेन द्वितीय पर आक्रमण किया और पृथ्वीसेन द्वितीय को हरा दिया था। तो पृथ्वी नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन पर नलवंशी शासक भवदत्त ने आक्रमण किया था। नरेंद्र सेन पर नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन ने आक्रमण किया था और इस भवदत्त वर्मन जीत गया था। इसमें भवदत्त आक्रमण किया था। नरेंद्र, नरेंद्र डर से हारा। भव यानी कि होता है डर, तो नरेंद्र डर से हारा था, जो कि भवदत्त वर्मन से हारा था नलवंशी शासक। और पृथ्वीसेन द्वितीय के समय में अर्धपति भट्टारक पे आक्रमण पृथ्वीसेन द्वितीय ने किया था। अपने पिता का बदला लेने के लिए पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्धपति भट्टारक पर हमला किया था और लगभग माना जाता है कि अर्धपति भट्टारक हारने के बाद इसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसमें अर्धपति भट्टारक की मृत्यु हो गई थी, नलवंशी शासक, जिसमें पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्धपति भट्टारक पर आक्रमण किया था। पृथ्वी ने अर्ध को हराया, पृथ्वी ने अर्ध को हराया। और देवसेन पर स्कंदगुप्त ने आक्रमण किया था। देवसेन पर स्कंदगुप्त ने आक्रमण किया था। ये देवसेन वत्स गुल्म शाखा का माना जाता है, श्योरिटी नहीं है।
वत्सगुल्म शाखा, वत्सगुल्म शाखा की स्थापना शर्वसेन ने की थी और हरिसेन सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाना था। दोनों शाखा को एक किया था ऐसा माना जाता है इसमें। वत्सगुल्म शाखा में स्थापना शर्वसेन ने किया था। ये रुद्रसेन प्रथम का चाचा था और हरिसेन सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वत्सगुल्म शाखा का दोनों शाखा को एक कर दिया था। गुप्त वंश, गुप्त वंश 4वीं शताब्दी माना जाता है। गुप्त में बाप, बाप इसलिए क्योंकि बानाबरत और पिटाईवध से इसके साक्ष्य मिले हैं। गुप्त का बानाबरत और पिटाईवध, बानाबरत पिटाईवध, गुप्त वंश बानाबरत पिटाईवध। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के समय प्रयाग प्रशस्ति नामक रचना किया गया था जिसकी रचना हरिसेन ने किया है माना गया था। इसी प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन किया गया है कि समुद्रगुप्त में कौशल क्षेत्र में महेंद्र नामक शासक को हराया था और वो नीचे बस्तर वाले एरिया में व्याघ्रराज को हराया था। कोपरा नामक गांव में इनकी पत्नी रुकी थी ये माना जाता है। समुद्रगुप्त की पत्नी कोपरा गांव में रुकी थी। खरसिया से विक्रमादित्य के धनुर्धारी सिक्के मिले हुए हैं। खरसिया से विक्रमादित्य के धनुर्धारी सिक्के मिले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह रुद्र सेन द्वितीय ने किया था। इनका पुत्र दिवाकर सेन, दामोदर सेन, दिवाकर सेन, प्रवर सेन द्वितीय के नाम से शासन करने लगा। सभी द्वितीय हैं इसमें, सभी द्वितीय हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिला है। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिला है। कुमारगुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिला है। इसके बाद आता है राजर्षि तुल्य कुलवंश। राजर्षि तुल्य कुलवंश वो 4वीं से 5वीं शताब्दी का माना जाता है। चौथी से 5वीं शताब्दी। राजर्षि तुल्य कुलवंश का अन्य नाम है शूरा वंश बोला जाता है। इनका चिन्ह रहता था सिंह। राजर्षि अपने आप को राजयोगी मानते थे। राजर्षि तुल्य कुलवंश अपने आप को राजयोगी बोलते थे। इनके सीरीज होते हैं शूरा दयित विभि दभि, शूरा दयित विभि दभि, शूरा दयित विभि दभि। शूरा पहले शासक माने जाते हैं, दूसरा दयित वर्मन, तीसरा विभीषण, चौथा भीमसेन प्रथम, चौथा दयित द्वितीय, पांचवा भीमसेन द्वितीय। 6 पीढ़ी के बारे में वर्णन किया जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। छठवां कौन था? भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय के बारे में ही मेनली मिलता है जो कि आरंग को राजधानी बनाए थे ऐसा बताया जाता है राजर्षि तुल्य ने। और ये भीमसेन द्वितीय ने हरिस्वामी और वप्प स्वामी को ग्राम दान किया था। ये वप्प स्वामी जो भट्टपल्ली का एरिया बोला जा सकता है, ये एरिया दान किसको किया था? हरिस्वामी और वप्प स्वामी को। 5वीं 6वीं शताब्दी शरभूर्य वंश कब था? 5वीं 6वीं शताब्दी को। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सब साक्ष्य मिलते हैं कि शरभूर्य वंश था। भानुगुप्त का एरण अभिलेख। शरभूर्य वंश अपने आप को अमरार्य कुलवंश बोलते थे। शरभूर्य वंश अपने आप को अमरार्य कुलवंश बोलते थे। इनका ट्रिक होता है शरण प्रसन्न जय माता दी JMD सुदेव पर व्याघ्र प्रवर। शरण प्रसन्न JMD सुदेव पर व्याघ्र प्रवर। शरण प्रसन्न JMD सुदेव पर व्याघ्र प्रवर। इसमें शर से शरभराज, एन से न से नरेंद्र से, फिर उसके बाद प्रसन्न से प्रसन्न मात्र, JMD से जयराम मनमात्र दुर्गराज, जयराम मनमात्र दुर्गराज। ये तीनों नाम एक ही आदमी के माने जाते हैं। फिर उसके बाद सुदेवराज, पर से प्रवरराज, व्याघ्र से व्याघ्रराज, प्रवर से प्रवरराज द्वितीय। नरेंद्र के सिक्के पीकू से मिले हैं। पीकू पिपरदुला कुरुद, नरेंद्र 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 पिपरदुला कुरुद। फिर प्रसन्न मात्र। प्रथम व एकमात्र स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला शासक कौन था? प्रसन्न मात्र था। प्रथम व एकमात्र स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रसन्न मात्र। इन्होंने अपने सिक्कों में शंख चक्र गरुड़ अंकित कराया था। क्या अंकित कराया था? शंख चक्र गरुड़ अंकित कराया था। किसने? प्रसन्न मात्र ने। इन्होंने प्रसन्नपुर को अपनी राजधानी बनाई थी जिसको लीलागढ़ भी बोला जाता है। प्रसन्नपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। मनमात्र, मनमात्र ने आरंग, मल्हार और अंगूरा से इसके साक्ष्य मिलते हैं। किसके? मनमात्र के आरंग, मल्हार और अंगूरा। आरंग, मल्हार, अंगूरा। सुदेवराज, सुदेवराज का शामन था इंद्रबल। यही आगे दूसरा वंश की स्थापना करेगा। सुदेवराज का शामन इंद्रबल था। सुदेवराज के 6 ताम्रपत्र मिलते हैं और इन्होंने राजधानी शीरपुर शरभपुर को बनाई थी। और प्रवरराज प्रथम के समय में राजधानी क्या थी? शीरपुर ही था। और ये प्रवरराज प्रथम जल्द ही मर गया था। ठीक है, उसके बाद व्याघ्र रह जाते हैं तो व्याघ्रमल, व्याघ्रमल मल्हार ताम्रपत्र इसका फेमस है। व्याघ्रराज का मल्हार ताम्रपत्र। अमरार्य कुल बताया गया है इसमें मल्हार ताम्रपत्र में ही बताया गया है। व्याघ्रराज, मल्हार ताम्रपत्र, अमरार्य कुल इसी में बताया गया है। मल्हार ताम्रपत्र में अमरार्य कुल बताया गया है। व्याघ्रमल, व्याघ्रमल, व्याघ्रराज का मल्हार ताम्रपत्र, व्याघ्रमल। राज्य, राष्ट्र, भाग, भुक्ति, आहार, ग्राम। इसमें राज्य बड़ा होता है राष्ट्र से, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य किससे बड़ा होता है? राष्ट्र से। राज्य, राष्ट्र, भाग, भुक्ति, आहार, ग्राम, भाग, भुक्ति, आहार, ग्राम, भाग, भुक्ति, आहार, ग्राम। और राज्य बड़ा होता है राष्ट्र से। मनियारी नदी के किनारे देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण किया गया है और ये शरभूर्य वंश का बताया गया है। प्रवरराज प्रथम की राजधानी शीरपुर थी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं पांडुवंश। पांडुवंश को ही सोमवंश भी बोला जाता है, शीरपुर के पांडुवंश भी बोला जाता है। इसका मेन उदयन प्रथम शासक था, फिर इंद्रबल था। इस इंद्रबल को संस्थापक माना जाता है। पांडुवंश के सोमवंश का संस्थापक इंद्रबल को माना जाता है। इंद्रबल के 4 पुत्र थे, नन्नराज प्रथम, शूरबल, ईशानदेव, भवदेव रणकेसरी। नन्नराज प्रथम, शूरबल, ईशानदेव, भवदेव रणकेसरी। इस नन्नराज प्रथम के 2 पुत्र थे, महाशिव विवरदेव और चंद्रगुप्त।
और महाशिव तिवर्देव पहले राजा बना। इसने सकल कौशलाधिपति की उपाधि धारण की। फिर नरनराज प्रथम शासक बना। इसने कौशल मंडलाधिपति की उपाधि धारण की। यह निसंतान था, इसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसके पश्चात चंद्रगुप्त शासक बनता है और परम वैष्णव की उपाधि किसने धारण की थी, तो महाशिव तिवर्देव ने परम वैष्णव की उपाधि धारण की थी। नरनराज द्वितीय जो कि कौशल मंडलाधिपति था, इसके बाद चंद्रगुप्त शासक बनता है। चंद्रगुप्त का पुत्र हर्षगुप्त शासक बनता है। इस हर्षगुप्त का विवाह वाष्टा देवी से होता है। फिर हर्षगुप्त का पुत्र महाशिव गुप्त बालार्जुन होता है और एक और पुत्र रणकेशी होता है, ये फेमस नहीं है। और महाशिव बालार्जुन को स्वर्ण काल बोला जाता है इसके टाइम को। और इसने परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी क्योंकि ये शिव भक्त था। परम महेश्वर की उपाधि, परम वैष्णव की उपाधि महाशिव तिवर्देव ने ली थी। इनके समकालीन शासक थे महाशिव बालार्जुन के समकालीन हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय, हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय। 639 ईस्वी में वैनसंग आया था इनके टाइम में। महाशिव गुप्त बालार्जुन के समय में वैनसंग आया था। 27 ताम्रपत्र, सर्वाधिक ताम्रपत्र भी इन्हीं के मिले हैं। 27 ताम्रपत्र मिले हैं, छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट है जो भी। और इनके अलावा जो ईशान देव थे, ईशान देव ने खरौद प्रशस्ति में की रचना की थी और साथ ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण ईशान देव ने कराया था और खरौद प्रशस्ति की रचना भी की थी। भवदेव रणकेशिनी ने भंदक शिलालेख की रचना की थी। इनका भंदक शिलालेख मिलता है भवदेव रणकेशिनी का भंदक शिलालेख। फिर उसके बाद मैकल के पांडुवंश आते हैं, ये 5th सेंचुरी में थे। और इसमें होता है इसका ट्रिक, मैकल जवत्स नागभरशूर, 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 मैकल जवत्स नागभरशूर। मैकल के थे पहले जयबल, फिर वत्सराज, फिर नागबल, फिर भरतबल, फिर शूरबल। तो जव वत्स नागभर शूर ये होते हैं इनके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। पहला ज से जयबल, दूसरा जव वत्स वत्सराज, नाग से नागबल, भर से भरतबल, शूर से सूरजबल, जव वत्स नागभर शूर। और ये जो नागबल था इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी। और भरतबल, जो पहले यहाँ पर भरतबल आता है, ये भरतबल के ब्रह्मणी ताम्रपत्र मिला है। भरत बल का बहमनी ताम्रपत्र, भरत बल का बहमनी ताम्रपत्र, भरत बल बहमनी ताम्रपत्र, इसलिए इसका ट्रिक होता है भरत मुनि, भरत मुनि बह मणि, भरत मुनि, भरत मुनि, भरत मणि, बह मणि, भरत मुनि, भरत बल का बहमनी। उसके बाद शूरबल, शूरबल का मल्हार ताम्रपत्र, इसका भी ट्रिक शूरमल, शूरमल, जैसे वहां पर व्याघ्रमल किए थे वैसे ही शूरमल। शूरबल का क्या है, मल्हार ताम्रपत्र। उसके बाद आते हैं उड़ीसा के सोमवंश। उड़ीसा के सोमवंश 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य शासन किए थे। तो उड़ से उड़ीसा, ना से नौ, उड़ना, 9 2 11 जैसे हम लोग बोलते हैं ना, 9 2 11 हो गया, तो वैसे 9 और 11 2 का डिफरेंस है। 9 से 11 उड़ीसा के सोमवंशों ने शासन किए थे। इन्होंने शेरपुर को राजधानी बनाई थी, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। राजमुद्रा में गज लक्ष्मी अंकित है। सरबपुरिया राजाओं के भी सिक्कों में क्या है, गज लक्ष्मी ही अंकित है। उसके बाद टोटल इसमें 12 किंग्स हैं उड़ीसा के सोमवंश में। पहले शिवगुप्त हैं, दूसरे महाभवगुप्त, महाशिवगुप्त प्रथम, महाभवगुप्त द्वितीय, महाशिवगुप्त द्वितीय, महाभवगुप्त तृतीय, महाशिवगुप्त तृतीय, ऐसे करते हुए महाशिवगुप्त पंचम इसके आखिरी शासन है। अंतिम शासक शिवगुप्त में समाप्त होता है। प्रथम शासक भी कौन है, शिवगुप्त ही है, लेकिन इसमें सीरीज जो है शिवगुप्त द्वितीय, उसके बाद भवगुप्त तृतीय, तो फिर शिवगुप्त तृतीय, तो फिर पहले भवगुप्त, महाभवगुप्त तृतीय, फिर शिव महाशिवगुप्त तृतीय, ऐसे चलता है। इसमें महाभवगुप्त को जयमेव बोला जाता है, जन्मजय। महाभवगुप्त को जन्मजय बोला जाता है, महाभवगुप्त जन्मजय, जन्मजय। तो इसका सीरीज हम लोग ऐसे याद करते हैं, जन्मजय, ययाति, भीमरथ, धर्मरथ, नहुष, नहुष का भाई, फिर उसके बाद चंडीहर, उद्योत केसरी, जन्मजय, पुरंजय, कर्णकेसरी। ययाति के दानपत्र विनीतपुर से प्राप्त हुआ है। ययाति जो है वो शिवगुप्त प्रथम है, ययाति शिवगुप्त प्रथम ययाति है। दानपुत्र दानपत्र विनीतपुर से प्राप्त हुआ है। ये नहुष के भाई को इंद्ररथ बोला जाता है। तो जन्मजय, ययाति, भीमरथ, तो फिर भीमधर, नह, चंडी, उद्योत, जन्मजय, पुरंजय, कर्णकेसरी, जन्मजय, पुनः जय, कर्णकेसरी, जन्मजय, पुनः जय, कर्णकेसरी, जन्मजय, पुनः जय, कर्णकेसरी। ययाति, भीमरथ, धर्मरथ, नहुष, नहुष का भाई, चंडीहर, उद्योत केसरी, जन्मजय, पुरंजय, कर्णकेसरी। शिवगुप्त पंचम जो है ये कर्णकेसरी के नाम से फेमस हुआ है। फिर उसके बाद महाघव, शिवगुप्त, जन्मजय, ययाति, भीमधर, नहुष, फिर चंडी, उद्योत, जन्मजय, पुनःजय, कर्ण, ये इसका ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है, शिवगुप्त, जन्मजय, ययाति, भीमधर, नहुष, चंडी, उद्योत, जन्मजय, पुनःजय, कर्ण। शिवगुप्त, जन्मजय, ययाति, भीमधर, नहुष, चंडी, उद्योत, जन्मजय, पुनःजय, कर्ण। इसमें याद रखने वाली बात है कि शिव तृतीय जो है, महाशिवगुप्त तृतीय जो है वो चंडी है और महाशिवगुप्त पंचम जो है वो कर्ण है। महाशिवगुप्त तृतीय चंडी का रूप है और महाशिवगुप्त पंचम कर्ण का रूप है। कांकेर के सोमवंश संस्थापक सिंहदेव थे। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक सिंहदेव। 13वीं से 14वीं शताब्दी कांकेर का जो सोमवंश है वो 13वीं से 14वीं शताब्दी शासन किया, जिसमें सिंहदेव इसके संस्थापक थे। इनमें मेनली 3 राजा फेमस है, पंपराज, कर्णराज, सिंहदेव। पंपराज का दहन का ताम्रपत्र फेमस है।
कर्ण राज का शिहावा ताम्रपत्र, सिंहदेव का कांकेर शिलालेख। तो इसमें कर्ण का कांकेर नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। क नहीं ध्यान देना है, कर्ण राज का शिहावा है, सिंहदेव का कांकेर है। सिंहदेव का कांकेर शिलालेख, कर्ण राज का शिहावा शिलालेख। तो काशी बोल सकते हैं, काशी, शीक, काशी शीक। इसका सी ऐसे नहीं करना है, इसका क ऐसे नहीं करना है। कर्णराज, शिहावा, सिंहदेव, कांकेर। खैरागढ़ से भी ताम्रपत्र प्राप्त हुए कांकेर के सोमवंश के। इसके बाद आते हैं नलवंश। नलवंश के शासन क्षेत्र कौन सा था? तो दंडकारण्य था। कैपिटल क्या था? पुष्करी, कोरापुट बोला जाता है। लोकेशन में डाउट है, लेकिन कैपिटल पुष्करी, कोरापुट इसके नलवंश का। ये 5वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किए थे। जैसे नॉर्मली पानी कब से कब आता है? सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। वैसे ही नल में पानी 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच आएगा। कैपिटल पुष्करी, कोरापुट। ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो कि भवदत्त का था, जो कि महाराष्ट्र से मिला है। पोड़ागढ़ ताम्रपत्र, स्कंद। केसरी बेड़ा और पंड्या पत्थर, अर्धपति भट्टारक। पंडा पैसा मांगता है और केसरी अर्धपति। केसरी पूरा पाउच खा के थूक देते हैं तो केसरी केसर हो जाता है, वैसे अर्धपति। केसरी बेड़ा और पंड्या पाथर अर्धपति से रिलेटेड है। ये उड़ीसा से मिला हुआ है। राजिम से शिलालेख किसका है? विलास तुंग का। राजिम विलास तुंग उड़ीसा का है। स्रोत क्या है इसके सोर्सेस? तो प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है, हरिशेन ने लिखा था जिसको। एहोल शिलालेख से पता चलते हैं, जो कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय का है। उद्योंदरम ताम्रपत्र से भी पता चलता है, जो कि पल्लव नंदीवर्धन का है। फिर वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, ये भी साक्ष्य है इसके किसके? नलवंशी के। वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण। स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा मिले हैं वराहराज, भवदत्त वर्मन और अर्थपति भट्टारक के। यही अर्थपति भट्टारक है जिसको किसने हराया था? पृथ्वी द्वितीय ने हराया था। पृथ्वीसेन द्वितीय ने जिसे हराया था अर्थपति भट्टारक, जिसमें इसके मृत्यु होने के चांसेस थे। और वराहराज के 29 सिक्के, सर्वाधिक सिक्के इसके मिलते हैं। फिर एक सिक्का किसका है? भवदत्त वर्मन का। अर्थपति भट्टारक के 2 सिक्के। और ये सारे सिक्के एड़ेंगा से मिलने के चांस है। एड़ेंगा कहाँ? कोंटा से। इसका सीरीज होता है शिशु, व्याघ्र, वृष, वराह, भव, अर्थ, स्कंद, स्तंभ, नंद, पृथ्वी, वीर, विलास। शिव, शिशु, शिशु के पास आता है व्याघ्र, व्याघ्र को वृष भगा देता है, वृष यानी कि बैल। फिर वराह देखता है और वराह डर के मारे पैसा देता है वृष को, और स्कंद कंद पकड़ के स्तंभ में बैठ जाता है और बोलता है कि वाह नंदराज, पृथ्वी, वीर, विलास। पृथ्वी, व्याघ्र, भीम, नरेंद्र, थबल। पृथ्वी, व्याघ्र, भीम, नरेंद्र, थबल। पृथ्वी, व्याघ्र, नरेंद्र, थबल। पृथ्वी, व्याघ्र, भीम, नरेंद्र, थबल, जैसे बोलता है। फिर शिशुक, शिशुक जो है संस्थापक है। व्याघ्रराज समुद्रगुप्त से हारा था, इसका वर्णन मिलता है। इसके बाद वृष्ठ हो जाता है एक जन। फिर वराहराज, वास्तविक संस्थापक इसको बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसका? संस्थापक किसको बोला जाता है? वराहराज को। वराहराज जो ऊपर से आके ये कर रहा था ना, सबका डिटेल्स बोल रहा था, वो वराहराज को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इसके 29 गोल्ड कॉइन्स एडेंगा से मिले हैं, ऐसा माना जाता है। टोटल 29 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं वराहराज के। वराहराज के टोटल 29 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं, तो इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और भव, महाराजा भट्टारक, ये 2 उपाधि कौन लिया था? भवदत्त वर्मन, महाराजा और भट्टारक। रिद्धिपुर ताम्रपत्र भी इसी से रिलेटेड है। रिद्धिपुर ताम्रपत्र भवदत्त वर्मन से रिलेटेड है। नरेंद्र भव से हारा था, याद है वहां पर एक जन हारा था, वही नरेंद्र जो है ना, वो भव से हारा था। इस भव ने किसको हराया था? नरेंद्र को हराया था। इसके बाद अर्थपति भट्टारक आया था, ये हार गया था पृथ्वीसेन द्वितीय से। 2 स्वर्ण मुद्राएं इसके एड़ेंगा से प्राप्त हुए हैं। केसरी बेड़ा और पंड्या पाथर इसके ताम्रपत्र हैं, जिसमें केसरी बेड़ा में इसको महेश्वर, महासेनापति, भट्टारक, सृष्टिराज, विभव बोला गया। महेश्वर से महासेनापति, भट्टारक, सृष्टिराज, विभव बोला गया है किसको? अर्थपति भट्टारक को। महेश्वर, महासेनापति, भट्टारक, सृष्टिराज, विभव। पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्थ को हराया था। स्कंद वर्मन आता है, सबसे शक्तिशाली शासक बोला जाता है। इसको दूसरा संस्थापक भी बोला जाता है। पहला संस्थापक कौन था? वराहराज था। दूसरा संस्थापक सबसे शक्तिशाली और स्कंद वर्मन। पोड़ागढ़ शिलालेख में बताया गया है कि विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था इसने। किसने? विष्णु मंदिर का निर्माण स्कंद वर्मन ने कराया था। स्कंद ने देव को हराया था। स्कंद ने देवसेन को हराया था। स्कंद ने देवसेन को हराया था। बिलासतुंग, बिलासतुंग का राजिम शिलालेख मिलता है, जो पंचायतन शैली में बना हुआ है। राजिम शिलालेख में बिलासतुंग के बारे में मिलता है, पंचायतन शैली में। विष्णु मंदिर, राज्य लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बिलासतुंग ने कराया था माना जाता है, जो कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में। नलवंश का शासन कब से कब था? 5 बजे से 12 बजे था। 5 बजे से 12 बजे, तो ये 7 से 8 उसके बीच में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया था। किसने? विलासतुंग ने। इसका समकालीन कौन था? बालार्जुन था। नरेंद्र थबल अंतिम शासक था इसका। फिर उसके बाद आता है बाण वंश। बाण वंश में जो यहाँ पर विक्रमादित्य जयमेव है, ये सबसे फेमस शासक था बाण वंश का। कचूरी में जो कोकल प्रथम आता है, कोकल प्रथम के पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने आकर इसको हराया था आक्रमण करके। ठीक है, विक्रमादित्य जयमेव किससे हारा था? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग, जो कि कोकल प्रथम का पुत्र था। पाली के प्रस्तर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? विक्रमादित्य जयमेव ने कराया था। इसी पाली के प्रस्तर शिव मंदिर का जीर्णोद्धार जाजल्यदेव प्रथम ने कराया था, जो कि पाली कोरबा में है। और 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बाण वंश ने शासन किया था। कब किया था?
9वीं से 10वीं शताब्दी। और ओडिशा के सोमवंश जिसका प्रतीक था उड़ना, उड़ना 9 से 9 2 11, 9 तो 11 हो गया था, 9 से 11वीं, 9वीं से 11वीं शताब्दी, 9वीं से 10वीं बाणवंश ने शासन किया था। नागवंश, कवर्धा के फड़ी नागवंश पहले देखते हैं हम लोग, फिर छिंदक नागवंश आएगा। तो नागवंश के अंतर्गत नलवंश क्या था, 9 से 12 आता था, और कवर्धा का फड़ी नाग है, तो फड़ी नाग है तो 9 से 15 तक शासन हुआ था इसका, 9 से 15। पचराही से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, रतनपुर के गढ़चिड़ियों के अधीन थे ये, और इनके सीरीज होते हैं अहिराज गोपाल राम मोनिंग, ये फेमस थे सब, पहले 6वें 24वें, और मोनिंग देव आखिरी थे। अहिराज गोपाल राम मोनिंग, अहिराज गोपाल राम मोनिंग, पहले शासक अहिराज, फिर उसके बाद गोपाल देव, फिर रामचंद्र देव, फिर उसके बाद मोनिंग देव। गोपाल देव पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन थे। इसका पता चलता है कि पृथ्वीदेव प्रथम के अधीन कौन थे, गोपाल देव थे। 1089 ईस्वी में गोपाल देव ने भोरन देव मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन कहीं कहीं पर लक्ष्मण देव राय को ले लिया जाता है, लेकिन इसलिए हम लोग पढ़ते हैं कि गोपाल देव ने लक्ष्मण देव राय के सहयोग से भोरम देव मंदिर का निर्माण 1089 ईस्वी में किया था, जो कि नागर शैली की चंदेरी शैली में किया गया है इसका निर्माण। रामचंद्र देव जो कि 6वें शासक हैं, इसके लिए ट्रिक होता है राम मड़वा में छेरी चराए, राम मड़वा में छेरी चराए, राम मड़वा में छेरी चराए। मड़वा महल का निर्माण किया था और चेरकी महल का निर्माण किया था। ये क्या किया था, 1349, 1349, और भोरमदेव मंदिर का 1089 में। तो 99 दोनों में है, लेकिन ये 1349 है और वो 1089 है। इस मड़वा महल को दूल्हा देव महल भी बोला जाता है, क्योंकि मड़वा में शादी ही होता है। किसने किया था, तो पत्नी अंबिका देवी ने निर्माण कराया था, ये माना जाता है। रामचंद्र देव के पुत्र जो थे ब्रह्मदेव थे, जिसको मोनिंग देव ने, रामचंद्र देव के पुत्र ब्रह्मदेव, जो जो रायपुर का शासन किया था ना, रामचंद्र का निर्माण, उन्हीं ने मोनिंग देव को हराया था, ये माना जाता है। छिंदक नागवंश 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी के बीच इनका शासन रहा है। कब से कब, 1023 से 1324, जो कि टोटल 301 साल होते हैं, 301 साल, 1023 से 1324 ईस्वी तक। इनका जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है, तो नृपति भूषण के एर्राकोट अभिलेख, नृपति भूषण राजा है तो ऑब्वियस सी बात है एर्रा है, तो एर्राकोट अभिलेख से 1023 ईस्वी में। फिर सोमेश्वर देव का कुरुषपाल, भूरु सोमेश, भूरु सोमेश। फिर उसके बाद कुंड महादेवी का नारायण पाल, ये कुंड महादेवी का नारायण पाल, भूरु के बाप नारायण, नारायण के, सोमेश्वर देव की माँ कुंड महादेवी, सोमेश की माँ गुंड महादेवी, भूरु के बाप नारायण पाल। तो गुंड महादेवी का नारायण पाल शिलालेख, फिर हरिश्चंद्र का टेमरा शिलालेख। टोटल 28 ताम्रपत्र मिले हैं, और इनकी राजधानी बारसूर, चक्रकोट, भ्रमरकोट को माना जाता है। इन्होंने भोगवती पुरेश्वर नामक ये लिया था, और फिर उसके बाद कश्यप गोत्र का थे। बाघ तथा बाघ शावक इनके चिन्ह थे, और सर्पयुक्त चिन्ह इनके झंडे में रहते थे। बाघ तथा बाघ शावक इनके प्रतीक थे, और सर्पयुक्त चिन्ह इनके झंडों में रहते थे। उसके बाद आते हैं इन ये जो मेनली ये है ना छिंदक नागवंश, ये छिंदक नागवंशों की भाषा संस्कृत मानी जाती थी, और लिपि देवनागरी। ये यूनिक है कि छिंदक नागवंशी शासक संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, और देवनागरी इनकी लिपि थी। इंद्रावती के उत्तर और दक्षिण, यहाँ इंद्रावती के पास मेनली ये लोग शासन करते थे, और तेलुगु भाषा का भी प्रयोग करते थे लगभग हल्का फुल्का। राजा धर मधु और सोमेशला कान्हा हरिशागे, ये ट्रिक है, राजा धर मधु और सोमेशला कान्हा हरिशागे। राजा से नृपति, धर से धारावर्ष, मधु से मधुरांतक, औ का कुछ नहीं, फिर सोमेश से सोमेश्वर देव, फिर कान्हा से कन्हर देव, हरीशा से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र का टेमरा अभिलेख भी है। ठीक है, फिर धारावर्ष का बारसूर से शिलालेख मिला। बारसूर से किसका शिलालेख मिला है, तो बारसूर से धारावर्ष का शिलालेख मिला है। सामंत चंद्रादित्य थे, धारावर्ष के सामंत चंद्रादित्य, इन्होंने चंद्रादित्य ने बहुत सारे निर्माण कराए थे, जिनमें फेमस है चंद्रादित्येश्वर मंदिर, मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, और चंद्रादित्येश्वर सरोवर, फिर विशाल गणेश प्रतिमा का निर्माण सब किसने कराया था, चंद्रादित्य। किसके सामंत थे, धारावर्ष के, धारावर्ष के सामंत चंद्रादित्य ने ये सारे निर्माण कराए थे। मधुरांतक देव, मधुरांतक देव ब्रह्मकोट मंडल का मांडलिक था, मधुरांतक देव ब्रह्मकोट मंडल का मांडलिक था। सोमेश्वर देव, सोमेश्वर देव कहाँ कहाँ को जीते थे, तो उड्र वेंगी लेमड़ा लंजी वज्रभद्र, उड्र वेंगी लेमड़ा लंजी वज्रभद्र, उड्र वेंगी लेमड़ा लंजी वज्रभद्र। हरिश्चंद्र 1324 में अन्नम देव से पराजित हो जाते हैं, जिसके बाद ये छिंदक नागवंशीय शासन समाप्त होता है और काकतीय वंश की स्थापना होती है। 1324 में अन्नम देव से पराजित हो जाते हैं, कौन, हरिश्चंद्र देव। फिर 1324 में काकतीय वंश की स्थापना होती है। ये स्थापना कैसे होती है, तो एक गणपति नाम का जो शासक था, उसके अंदर रुद्रांबा और गढ़पांबा दो पुत्रियां थी। रुद्रांबा की पुत्री थी ममडम्बा, ममडम्बा का पुत्र था रुद्र प्रताप देव। ये डायरेक्ट इसको दत्तक पुत्र लेती हैं और इसको शासन दे देती हैं। और जब वहां से आक्रमण हो रहा था मलिक काफूर वगैरह का, तब ये अन्नम देव निकल जाता है वहां से। किसका था, रुद्र प्रताप देव का भाई था ये, और इनकी बहन भी थी रेला देवी। इस अन्नम देव निकल के अलग शासन करना चालू करता है। 1310 में वारंगल में आक्रमण किया था मलिक काफूर ने, और 1321 में गयासुद्दीन तुगलक के समय में दूसरा अटैक हुआ था, और तीसरा अटैक हुआ था 1324 में अन्नम देव अटैक हरिश्चंद्र पे किए थे। 1321 में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के बाद ये परेशान हो गए थे कि बार बार अटैक हो रहा है करके, इसलिए 1324 में इन्होंने खुद अटैक किया हरिश्चंद्र पर और अलग से स्थापना कर ली। स्वतंत्र शासक कौन कौन थे काकतीय में,
तो वो है अन्नहम भरव पूजन प्रज्वीरन वीर धीरा। और दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण इसी अन्नम देव ने कराया था, जो कि 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। मराठों के अधीन काकतीय वो 1777 से 1800 तक चला था। दरियादेव इसमें थे। फिर उसके बाद आंग्ल मराठा अधीन। मराठा जब अंग्रेजों के अधीन आ गए तो इनडायरेक्टली ये भी अंग्रेजों के अधीन आ गए, इसलिए आंग्ल मराठा अधीन 1800 से 1853 तक चला। महिपाल देव और भोपाल देव थे इसके अंडर। उसके बाद ब्रिटिशकालीन। ब्रिटिशकालीन 1853 से लेकर 1947 तक टोटल ब्रिटिश के अंडर रहा बस्तर, जिसमें ये सारे शासक थे: भैरम देव, रुद्र प्रताप देव, प्रफुल्ल कुमारी और प्रवीर चंद्र भंजदेव। अन्नम देव ने मंदोता को राजधानी बनाई थी। पुरुषोत्तम देव ने चक्रकोट को, दिक्पाल देव ने बस्तर को, दलपत देव ने जगदलपुर को। अन्न से मंद बना तो अन्नम देव ने मंदोता से राजधानी बनाई थी। पुरुषोत्तम देव चक्रकूट को राजधानी बनाई थी। ये रथपति भी कहलाते थे ना, तो रथपति कहलाते थे इसलिए चक्र था इनके पास, तो पुरुषोत्तम देव चक्रकूट को राजधानी बनाई थी। दिक्पाल देव बस्तर को। फिर दलपत देव जगदल, दलपत जगदल, दलपत जगदल, दल जगदल, दल जगदल। फिर अन्नम देव भद्र सेवक साथ आए थे अन्नम देव के, मंदोता को राजधानी बनाया था। दंतेश्वरी मंदिर का 14वीं शताब्दी में निर्माण कराया था। डंकिनी शंखिनी नदी के तट पर निर्माण कराया था। दंतेवाड़ा अभिलेख फेमस है, छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। भैरव देव विवाह मेघई अरिचकेलिन से विवाह किया था, और मेघी साड़ी फेमस है यही मेघई अरिचकेलिन के नाम पे, जो कि भैरव देव की पत्नी थी। पुरुषोत्तम देव चक्रकोट को राजधानी बनाए थे और रथपति की उपाधि धारण की थी। 16 पहियों वाला रथ साथ लाए थे, उड़ीसा गए थे। आषाढ़ में गोचा पर्व इसी के नाम, ये के नाम पे बनाया जाता है, क्योंकि पुरुषोत्तम देव के नाम पे। प्रताप देव कुली कुतुब शाह ने आक्रमण किया था, लेकिन हार गए थे। प्रताप देव पर कुली कुतुब शाह, कुली ने प्रताप पर आक्रमण किया था, हार गया था। कुली प्रताप पर आक्रमण हार गया था। अब्दुल्ला अब्दुल्ला कुतुब शाह ने जगदीश पर आक्रमण किया था। अब्दुल्ला जगदीश पर आक्रमण, ये भी हार गया था। दिक्पाल देव ने चक्रकोट से बस्तर राजधानी स्थापित दिक्पाल देव ने बस्तर राजधानी स्थापित कर दी थी। दलपत देव चंदेल मामा की हत्या करके शासक बना था। बस्तर से जगदलपुर राजधानी स्थानांतरित की थी। दलपत देव ने बस्तर से जगदलपुर राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। क्यों स्थानांतरित की थी? क्योंकि भोसलों का आक्रमण स्टार्ट हो गया था। दलपत सागर नामक झील का निर्माण कराया था इन्होंने। अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में झगड़ा होने लगा, जिसमें हल्बा विद्रोह में अजमेर सिंह मारे जाते हैं 1777 में, जिसके बाद कोटपाड़ की संधि होती है 6 अप्रैल 1778 को। कब होती है? 6 अप्रैल 1778 6 अप्रैल 1778। जयपुर के विक्रमादित्य को क्या मिला था? जयपुर के विक्रमादित्य जिन्होंने दरियादेव का सहयोग किया था, उनको कोटपाड़ का एरिया मिल गया था। कोटपाड़ की संधि में कोटपाड़ किसको मिल गया? जयपुर के विक्रमादित्य को। मराठों को क्या मिला? 59,000 टकोली मिलने का वादा हुआ। ठीक है। कौन थे मराठों की तरफ से उपस्थित? तो त्र्यंबक अवीर राव उपस्थित थे। अंग्रेजों को क्या मिला? तो अंग्रेजों को अधीनता मिली, यानी दरियादेव अंग्रेजों के अधीन आ गया। महिपाल देव ने टकोली देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से भोसला आक्रमण हुआ। रामचंद्र पाक के नेतृत्व में आक्रमण हुआ था। और वापिस आ गए तो क्या हुआ? तो सिहावा का क्षेत्र भी देना पड़ा था इनको, मराठों को। फिर 1824 में परलकोट विद्रोह हुआ था, जो कि महिपाल देव के समय में हुआ था। भोपाल देव ने के समय तारापुर और मेरिया विद्रोह हुआ था, जो कि 42 टू 54 चला था और 42 टू 63 चला था। ये वाला नरबली के कारण अभियोग चला था। मेरिया विद्रोह नरबली होता था, जिसमें हिड़मा मंझी था। भैरव देव 1853 में रघुजी तृतीय की मृत्यु हो गई, तो ब्रिटिश अधीन हो गया फिर अब। तो ब्रिटिश अधीन प्रथम काकतीय शासक कौन था? तो भैरम देव था। भैरम देव क्या था? ब्रिटिश अधीन प्रथम काकतीय शासक था। 1856 में प्रथम यूरोपीय चार्ल्स इलियट बस्तर आया था। कौन आया था? प्रथम यूरोपीय चार्ल्स इलियट बस्तर आया था। सर्वाधिक विद्रोह इसी के समय में हुए थे, भैरम देव के समय में। लिंगागिरी, कोई, मुड़िया और रानी चोरिश का विद्रोह। दो पत्नियां थी, जुगराज कुंवर और सुवर्ण कुंवर। ये जुगराज कुंवर ने ही विद्रोह किया था, जो प्रथम विद्रोहिणी कहलाई थी। और ये सुवर्ण कुंवर जो है वो भूमकाल विद्रोह में नेतृत्व की थी। रुद्र प्रताप देव के समय में घेटी पौनी की प्रथा चलती थी, जिसमें सुंडी पंद्रह धोबी कलार की विधवा महिलाओं को बेच दिया जाता था। सेंट ऑफ जेरूसलम बोला जाता था। रुद्र प्रताप देव अंग्रेजों का सहयोग करते थे, जिसकी वजह से इनको सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी गई थी। जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाए थे इन्होंने बहुत सारे सड़कों का निर्माण किया था, इसलिए जगदलपुर को चौराहों का शहर इन्हीं के समय से बोला जाता है। इनके समय से? रुद्र प्रताप देव के समय से। 1910 में भूमकाल विद्रोह हुआ था। 1910 में भूमकाल विद्रोह रुद्र प्रताप देव के समय में हुआ था। प्रफुल्ल कुमारी इनकी पुत्री थी, जो 1922 में 12 वर्ष की उम्र में शासिका बनी थी। 22 में 12 वर्ष की उम्र में शासिका बनी थी। प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम पे तीरंदाजी के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है।